स्ट्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये बोर्ड एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी वेव में 3 में से एक चीज़ पक्का है, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ऑफ एन एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, एक आता है, और एक आता है इन अ पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स जिसमें से आइदर ये थ्योरी आइदर न्यूमेरिकल, कुछ ना कुछ तो पक्का इस पे आता ही आता है। तो ये मतलब मैं बोलूँगा पूरे स्टेशनरी वेव चैप्टर की, स्टैंडिंग वेव जो मतलब वेव चैप्टर का मैं बोलूँगा मेन सोल है जो आप ये पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे मेन यही पार्ट है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। एक ये वाला अभी जो चल रहा है, आज से जो चालू है ना, आज ये जो पढ़ेंगे, कल आप एयर कॉलम, कल परसों या जो भी होगा एयर कॉलम के बारे में पढ़ेंगे आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब देखो आप इमेजिन करो, मैं थोड़ा रफ में लिखा रहा हूँ आपको, पूरा नोट्स में बहुत सिस्टमैटिक रहेगा। ये एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे एक तार है। चलो मान के चलो कि ये जो तार है इसकी जो लंबाई है से L है और इसका मास पर यूनिट लेंथ आप चाहे तो स्मॉल m या म्यू से दे सकते हैं। शायद m लिखा हुआ है नोट्स में, शायद स्मॉल m लिखा हुआ है ना, मगर NCERT में सब में म्यू इस्तेमाल किया गया है। तो अगर कहीं बाई चांस स्मॉल m आया तो कोई उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। खैर, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर स्मॉल m या स्मॉल म्यू जो भी आएगा, इट इज़ क्या, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आप जानते हैं कि जब आप इसे प्लग करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या तैयार होता है, प्रोग्रेसिव वेव। सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव तैयार होती है, बाद में वो आपस में मिलकर क्या बनती है, स्टेशनरी वेव। और उस प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √T/μ, है ना। उस प्रोग्रेसिव वेव का क्या होता है, √T/μ। अब ऐसा रहता है कि डिपेंडिंग आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, डिपेंडिंग आपका कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, आपने कितना तनाव रखा है तार के बीच में या कितनी लंबाई है तार की, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम देखेंगे आपका सबसे पहला फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है बेटा, व्हाट डज वर्ड फंडामेंटल मीन्स, बेसिक, है ना। फंडामेंटल क्या होता है, कोई भी चीज़ की बुनियाद, है ना। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, जब अगर मान लो कि तार थोड़ा ढीला है, टेंशन कम है और लेंथ जो भी होगा, मैंने इसको ऐसा पकड़ के खींचा और छोड़ दिया, तो बोले सबसे कम पॉसिबिलिटी क्या है किसी स्टेशनरी वेव की तैयार होने की। तो मैं कहूँगा देखो भाई, सबसे कम पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लूप जनरेट हुआ होगा, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है। डोंट यू थिंक कि यहाँ पर एक ही लूप जनरेट हुआ होगा। अगर एक भी लूप नहीं है तो स्टेशनरी वेव भी कहाँ है फिर, कम से कम इतना हो सकता ना ये कि यहाँ पर एक ही लूप जनरेट हुआ। ये सबसे मिनिमम स्टैंडिंग वेव जो यहाँ जनरेट हो सकता है वो ये है। अगर ऐसी बात है तो मैं बोलूँगा अच्छा द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी रिटर्न एज देन, इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को मैं लिख सकता हूँ λ/2। अरे बोले ये कहाँ से पता चला तुमको λ/2? हाँ, अरे भैया ये देख यहाँ क्या बना, यहाँ नोड है, यहाँ पर भी क्या है, नोड है, और ये एंटी नोड है बीच में। ये नोड और ये नोड के बीच में और कोई नोड आया क्या, है ना। मतलब ये दोनों नोड कैसे हैं, अच्छे हैं, अब अच्छे नहीं है, एडजेसेंट एंड नोड है ये, और द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड इज λ/2। तो ऑन दैट बेसिस मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore L इक्वल्स टू λ/2 और λ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L, λ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L। ठीक है, चलो मान लिया। मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, अब जब मैं इसको ऐसा प्लग करके छोड़ूंगा तो ये वाइब्रेट करेगा, वायर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो बोले फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है n इक्वल्स टू v/λ। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू v/λ। अब देखो आप जानते हैं लैम्बडा कितना है, ट्वाइस L है, v कितना है, √T/μ है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n इज इक्वल्स टू, लैम्बडा की जगह लिखा मैंने 1/2L और v की जगह लिखा मैंने √T/μ। ये मेरे पास जो फॉर्मूला आया, ये सबसे पहले
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। मतलब ये क्या है भैया, जो तुमने धागा इस्तेमाल किए हैं तार, अगर तुमको उसका मास पर यूनिट लेंथ मालूम है, तुमने जो तनाव रखा है बीच में, है ना, टेंशन, और तुमको वो मालूम है, ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मालूम है, और आपने क्या देखा कि वहां सिर्फ एक लूप जनरेट हो रहा, क्या हो रहा, एक लूप जनरेट हो रहा, तो इस फॉर्मूले में डालकर आप ये पता लगा सकते हैं कि वो एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा। अरे भाई तुम गिटार सितार देखे, हाथ सामने नहीं देखे, पिक्चर में तो देखे होंगे, है ना, या फिर चलो ठीक है वो कुछ ना कुछ एक आध बचपन में लेके आए छोटा प्लास्टिक का गिटार, टिंग 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 टिंग, है ना, या फिर कम से कम तार को ऐसा पड़ गए यूं कुछ करे ना कुछ तो किए होंगे तमाशे। तुमने क्या, जब तुम ऐसा प्लग करते कितनी तेजी से वाइब्रेट करता हो, तुम कैलकुलेट कर सकते कि एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट किया हो? हाँ नहीं भाई, इसको तो नहीं, मिल नहीं रहा तार, है ना। अगर अपन ऐसा कोई तार को ऐसा प्लग करे और वो यूं वाइब्रेट कर रहा है, वो इतना फास्ट वाइब्रेट करता, एक सेकंड में चालू हो गया उसका, है ना। तो एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता वो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। मगर फिजिकली अगर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी तो आप ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। शर्त क्या, ये एक ही लूप जनरेट होना चाहिए, टेंशन म्यू मास पर यूनिट लेंथ, या जिसको कहा जाता है लीनियर मास डेंसिटी, क्या कहा जाता है, लीनियर मास डेंसिटी, ये मालूम होना चाहिए तो आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी तार को थोड़ा सा कस दिया, मान लो टेंशन बढ़ा दिया, या फिर जो भी कुछ भी चेंजेस लेकर आ गया उसके अंदर, मैंने मामूली सा चेंज लाया मैंने बहुत, तो मैंने थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने इसको कस दिया, मामूली सा चेंज लाया मैंने टेंशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाना पड़ता है। अब देख रहा हूं मैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, हाँ एक चीज़ रह गई इसको बताने के लिए, इसका नाम, ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं बेटा इधर, इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है फर्स्ट हार्मोनिक। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है बेटा, फर्स्ट हार्मोनिक कहा जाता है, ये याद रखना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया गया है, फर्स्ट हार्मोनिक। अब देखो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब हुआ ये कि वही तार है, वही लंबाई है, उसके टेंशन में बहुत मामूली सा चेंज लेकर आया आप। अब आपने क्या किया, फिर से वही रिजिड सपोर्ट्स के बीच में उसको आपने प्लग करके उसको छोड़ा, और आपने ये देखा कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो लूप्स तैयार हो गए, वहीं पे उसी लंबाई में दो लूप्स तैयार हो गए। अब अगर यहाँ पर दो लूप्स तैयार हो गए तो मैं कहूँगा देखो ये तार की लंबाई कितनी थी, L, तार की लंबाई कितनी है, L। अब मैं बोलूँगा वो लंबाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं उस लंबाई को लिख सकता हूँ λ1, सिर्फ लैम्बडा नहीं लिखूँगा, λ1। बोले क्यों, अरे भाई देखो पिछली बार जो लैम्बडा जो आप वेवलेंथ इस्तेमाल किए थे उस तार के लिए इस्तेमाल किए थे ना। अब अगर मान लो कि ये तार मान लो 10 सेंटीमीटर लंबा है, मान लो 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ जो वेव तैयार हुई थी वो आधी वेव तैयार हुई थी, है ना, इस तार में आधी वेव तैयार हुई थी, λ/2 बोल रहा ना वो। अच्छा पूरी वेव कितने की होंगी फिर, 20 सेंटीमीटर की, है कि नहीं। अब अगर यहाँ मैं डायरेक्ट लैम्बडा लिखता, इसका मीनिंग क्या होता, यहाँ 20 सेंटीमीटर लंबी क्या जनरेट हो गई, यहाँ पर वेव जनरेट हो गई। अरे भैया 20 सेंटीमीटर कहाँ से लंबी, वो तार तो खुद सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो कहाँ से पॉसिबल है ना। वो वाली वैल्यू इस्तेमाल कर सकते क्या अपन, नहीं। ये बताने के लिए देख भाई ये जो वेवलेंथ था लैम्बडा, ये इसका था, इस तार का था। अब जो ये वेवलेंथ आएगा ये इस तार का है, अलग वैल्यू है, तो इसीलिए उसको अपन λ1 करके देते हैं। चलो ठीक है भाई, लिख लिया। तो चलो यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ λ1 = L। हाँ जी चलो ठीक है, मान लिया। तो फिर मैं बोलूँगा यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में। तो देखो यार फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला वही होता है, V/λ1, V/λ1 वही फॉर्मूला होता है, वैल्यू डाल दो इसमें। देखो N1 = λ1 के जगह मैं क्या लिखूँगा, 1/L लिख दूँगा, और V की जगह क्या लिखूँगा, √T/μ लिख दूँगा। आप कहेंगे थोड़ा यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ थोड़ा बहुत पिछले जैसा दिखना चाहिए।
तो मैं क्या करूँगा, n1 इज इक्वल्स टू लिखूँगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। मैंने सिंपली करा क्या, 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब गौर से देखो, 2/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, है ना। अरे बस 2 को सेपरेट कर दे रहा मैं उससे, तुम सेपरेट कर दोगे 2 से तो तुमको क्या नजर आएगा, 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। और अगर तुम खाते हो अच्छे बादाम, अच्छे से मच्छी वच्छी सब खाते हो, अच्छी जो ब्रेन को पावर देने वाली चीज़ें खाते हो, तुमको दिखाई देगा ये, है कि नहीं। तो मैं यहाँ लिखूंगा देखो n1 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय n। अरे भाई इसका मतलब ये चला पता कि इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कैसी होगी, डबल होगी, है कि n इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ऐसा है, फिर इसका नामकरण करेंगे, ये क्या है, मैं बोलूंगा ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितवा मल्टीपल है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कितने से मल्टीप्लाई करने में आ रहा है, 2 से, इसीलिए इसका नाम दिया गया सेकेंड हार्मोनिक। क्या नाम दिया, सेकेंड हार्मोनिक, और नाम दिया गया फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, है ना। सेकेंड हार्मोनिक, हार्मोनिक ये बताता है, सुनो अच्छे से, हार्मोनिक ये बताता है आपका कि भैया ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितवा मल्टीपल है। हार्मोनिक क्या बताता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये कितवा मल्टीपल है। और ओवरटोन ये बताता है कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बाद की कितवे नंबर की फ्रीक्वेंसी है। तो मैं बोलूँगा फंडामेंटल की बात की तो पहली छे, फंडामेंटल की बात की तो पहली छे। फिजिकली अगर देखा जाए, म्यूजिकली इस इंस्ट्रूमेंट में इसको हम लोग सुर बोल सकते हैं, सुर, है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो अब भैया वो जो उसमें सा करके एकदम बड़ा आता है ना, तुम पियानो अगर देखते होंगे, तुमने पियानो छोटा सा खरीदे होंगे, पहला एक की रहता है उसको दबाता टंग, है ना, वो बारीक होती जाती आवाज़, आखिरी वाले को दिखाएंगे तो टिंग करके आवाज़ आती। तो वो जो पहला सुर रहता, जो एकदम बोल्ड रहता आवाज़, वो ये रहता फर्स्ट ओवरटोन, है ना। तो वो म्यूजिक में छोड़ो, हम इतना ही बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद का कौन सा मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी है, तो ये पहले ही है, तो इसीलिए फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अब आएगा आपका तीसरा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, वही धागा है, मामूली सा कस दिया उसको, प्लग करके छोड़े। अब यहाँ ओ भाई, तो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ कितने लूप्स तैयार हो गए। यहाँ पहले इसमें फर्स्ट एक ही लूप, यहाँ पर 2 लूप्स, यहाँ पर 3 लूप्स। अब मैं बोलूँगा देखो भाई वही धागे की लंबाई है, L इक्वल्स टू अब कितना है, λ/2 λ/2 λ/2, कितने λ/2 है, 3, तो ये हो जाएगा 3 λ/2। मगर इसको सफिक्स लगाना याद से, λ2 इक्वल्स टू, है ना। आपको मालूम है सफिक्स क्यों लगा रहे अपन, क्योंकि भाई उतनी धागे में अब छोटी वेव आई, तो भाई अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर λ2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस L/3। λ2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस L/3। देखो फ्रीक्वेंसी n2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, v/λ2। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब n2 इज इक्वल्स टू λ2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा ट्वाइस L/3, तो 3 चले जाएगा ऊपर, यानी कि 3/2L। और v की जगह क्या लिखूंगा मैं, t/μ। ये समझ में आया ना, λ2 के जगह मैंने क्या लिखा, ट्वाइस L/3, तो ट्वाइस L/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, है ना, 3 और ये मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ t/μ। मैं अगर गौर से देखूँ तो ये मुझे क्या नजर आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2L अंडर रूट ऑफ t/μ नजर आएगा मुझे गौर से देखने पे, है ना। मगर ये तो क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो फिर मैं बोलूँगा अरे भैया n2 इज इक्वल्स टू फिर क्या है, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो इसका नाम क्या दोगे तुम, तो इसका नाम दूंगा मैं थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। अच्छा ज़रा बताओ कि ये कितवा कौन सा ओवरटोन होगा, फिर सेकेंड ओवरटोन, क्योंकि फंडामेंटल के बाद का ये कितवा है, सेकेंड है।
तो ये हो जाएगा सेकेंड ओवर टोन, सेकेंड ओवर टोन। आई बात समझ में? अब अगर इसी तरह मैं रैंडम भी तुमको कोई नाम दे देता हूं, जैसे कि मान लो मैं यहां पर एकदम रैंडम जाता हूं और बोलता हूं मुझे भैया बताओ pth मोड ऑफ वाइब्रेशन, pth मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो pth मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप क्या लिखोगे? pth मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आप क्या लिखोगे? तो मैं बोलूंगा देखो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखो, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखो, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखो, अब बताओ क्या रहेगा, है ना? तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? n ऑफ p माइनस वन, इसका सिंबल इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, है ना? या फिर p इंटू एन भी बोल सकते हैं आप, है कि इस तरह से फॉर्मूला आएगा। pth मोड ऑफ वाइब्रेशन, अगर मोड ऑफ वाइब्रेशन दिया तो आपको यहाँ p से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर p माइनस वन सिम्बॉल में लिखना है। क्योंकि देखो जब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन था देखो क्या लिखा हुआ था उसमें n1, जब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन था क्या लिखा हुआ था यहाँ पे n2। असल में ये 1 और 2 जो लगा हुआ है ना, ये ओवरटोन दर्शाता है। क्या बताता है? ओवरटोन, है ना, कि ये ओवरटोन है कि नहीं। अब इसी तरह से अगर ऐसा है तो मैं अगर बोलता हूँ ठीक है qth ओवरटोन का बताओ, qth ओवरटोन का फॉर्मूला क्या रहेगा? फिर सोचो जरा, qth ओवरटोन का फॉर्मूला क्या रहेगा? q टाइम्स इच q माइनस वन। फर्स्ट ओवरटोन देख लो, सेकंड ओवरटोन देख लो, q प्लस वन हो जा रहा है। देखो क्या लिखेंगे, मान लो qth ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन था तो n को सफिक्स क्या लगा था? 1। सेकंड ओवरटोन था तो n को सफिक्स क्या लगा था? 2। कौन सा ओवरटोन है? qth, तो n को सफिक्स क्या लगेगा? q। जब फर्स्ट ओवरटोन था तो 1 प्लस 1 2, जब सेकंड ओवरटोन था तो 2 प्लस 1 3। तो इसका मतलब q प्लस वन मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n, या जिसको आप कहेंगे q प्लस वन मल्टी अपॉन ट्वाइस l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। आया समझ में? लिखो अब सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम कल देखेंगे। कल क्या की छुट्टी है? कल यौम अशूरा है, देखते हैं। देखेंगे शायद ही हो अपना, ठीक है? देखेंगे अब कल का क्या। आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ।